हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो में हम हरियाणा टेट टीजीटी पेपर 2019 की बात करेंगे। इस वीडियो में हरियाणा टेट टीजीटी पेपर जो अभी नवंबर 2019 को हुआ था, उसके 30 क्वेश्चन तो साइकोलॉजी के इस वीडियो में मिलेंगे। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के भी जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आती है, 15-15 क्वेश्चन वो भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार टोटल मिला के कुल 60 क्वेश्चन है। अगर अब मैं बात करूं रिट की, तो रिट में भी अगर आपके दोनों लैंग्वेज हैं, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, चाहे वो पहली लैंग्वेज हो या फिर दूसरी हो, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपको अपनी तैयारी का मतलब पता चल सके कि हिंदी में हमारी तैयारी कैसी है और इंग्लिश में भी कैसी है। अगर आपके इन दोनों लैंग्वेज के अलावा हिंदी है, हिंदी के साथ सेंस करते हैं, तो आप इंग्लिश के 15 क्वेश्चन हैं वो छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके कोई यूज के नहीं रहेंगे। लेकिन अगर ये दोनों लैंग्वेज हैं तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है और अपनी तैयारी का आकलन करना है। इसी प्रकार मैं साइको की बात करूं तो हमने साइको के लगभग 500-550 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। अब हम हरियाणा टेट की बात करेंगे तो इसमें भी लगभग 3 पेपर हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, और इसके अलावा अभी नवंबर में 2019 में ही एक एग्ज़ाम हो रही थी। तो इस प्रकार टोटल मिला के लगभग 100 और 200 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रीट की, जो अभी लास्ट एग्ज़ाम हुई थी, रीट 2018, रीट 2016, इसके पहले आर-टेट हुई थी। वो सब पेपर भी आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे और आप अपनी तैयारी का आकलन इनसे ज़रूर करें। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, ये दिख रहा है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है, आप सबको ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर लेके। ये हरियाणा टीजीटी लेवल सेकंड का पेपर है, अभी 17 नवंबर 2019 को ये पेपर हुआ था। तो इसका पहला क्वेश्चन है साइको का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय या सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता? सामाजिक कौशल, अभिवर्ती मूल्य, सृजनात्मक कौशल और पाठ्यचर्यी विषय, करिकुलर सब्जेक्ट। तो दोस्तों, इसमें पूछा क्या है कि कौन सी गतिविधियां क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय या सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाता। तो दोस्तों, सामाजिक कौशल, अभिवर्ती मूल्य और सृजनात्मक कौशल ये सभी सह शैक्षिक पक्ष होते हैं, लेकिन पाठ्यचर्या विषय हैं वो सह शैक्षिक नहीं बल्कि शैक्षिक पक्ष होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्ष बोध, चिंतन, चलना और संप्रत्यय निर्धारण। तो दोस्तों, संज्ञान से संबंधित नहीं है, तो संज्ञान से संबंधित प्रत्यक्ष बोध भी होता है, चिंतन भी होता है, वो संप्रत्यय निर्धारण भी होता है, लेकिन चलना है वो संज्ञान से संबंधित नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है, मांसाहारी पशु। इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है? संयोगात्मक सीखना, अधीनस्थ सीखना, सहसंबंधात्मक सीखना और महाकोटि सीखना। तो दोस्तों, मतलब विद्यार्थी है वो बाघ, कुत्ता, शेर और तेंदुआ के आधार पर नया शब्द सीख रहा है, मांसाहारी पशु है मतलब ये। तो ये हो गया महाकोटि सीखना। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट है। दोस्तों, ये ऑप्शन 3 है वो मतलब किसी बंदे का, ये मतलब जिसने पेपर दिया था उसका किया हुआ है, लेकिन मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, वो ऑथेंटिक बता रहा हूँ, आप इससे विश्वास कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा महाकोटि सीखना। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4 महाकोटि सीखना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना लें तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? मतलब दोस्तों, इसमें क्या पूछ रहा है कि बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना लें तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहते हैं? लिंग पहचान, लिंग स्थिरता, लिंग संगतता या लिंग रूढ़िबद्धता। तो दोस्तों, इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा, लिंग संगतता, जेंडर कंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों, इस बंदे का ये गलत है, लिंग संगतता, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 4 से 7 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो दोस्तों, इसमें उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है, तो उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष, 4 से 7 वर्ष वो दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था वो 6 से 12 वर्ष होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है वो इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है?
व्यक्तित्व के समग्र विकास की बात कर रहा है। सतत मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन और उपरोक्त 1 व 2 दोनों और दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा समग्र मूल्यांकन, क्योंकि समग्र विकास का आकलन बोल रहा है, इसलिए वो होता है समग्र मूल्यांकन, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। और सतत मूल्यांकन होता है दोस्तों वो जैसे पाठ के दौरान भी किया जाता है, पाठ के बाद भी किया जाता है, सतत तरीके से चलता रहता है। और समग्र होता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल किया जाता है, वो होता है समग्र मूल्यांकन। और जो सतत तरीके से किया जाता है वो है सतत मूल्यांकन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसमें राइट हो जाएगा, समग्र मूल्यांकन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ब्रोनफेन-ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? माइक्रोतंत्र, मैक्रोतंत्र, मिसोतंत्र और एक्सोतंत्र। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि ब्रोनफेन-ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा मैक्रोतंत्र। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें बिल्कुल राइट है, मैक्रोतंत्र, ऑप्शन सेकंड। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के मतलब एन का मतलब इसमें नीड हो गया, डी का मतलब ड्राइव हो गया, और आई का जिसको हम प्रोत्साहन कहते हैं ये हो गया। इसका मतलब ये अभिप्रेरणा का सूत्र किसने दिया था, ये बात पूछ रहा है इसमें। मैकडूगल ने, हिलगार्ड ने, ब्लेयर एम जोन्स ने और मेस्लो ने। तो दोस्तों आप सबको आता भी होगा, ये तो हिलगार्ड का दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। एनडीआई है वो हिलगार्ड का दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन प्याजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पहले तो मतलब दोस्तों होती कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है तीसरी अवस्था। पहले आती है संवेदी, फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक, फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक, और लास्ट और चौथी अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें बात पूछ रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। तो इसमें अब बच्चों में कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु के स्थायित्व संबंधी विचार विकसित होना, बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तार्किक विचारों का प्रकट होना। ऑप्शन नंबर थर्ड है बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है और तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होना है। तो दोस्तों इसमें मूर्त संक्रियात्मक की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल राइट है कि बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है। ऑप्शन थर्ड है वो इसमें राइट हो जाएगा। फिर बात निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? प्रारंभिक विद्यालय आयु, स्फूर्ति अवस्था, गिरोह से पहले आयु और गिरोह आयु या दल आयु। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है, बाल्यकाल का दूसरा नाम बोल रहा है ये। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, गिरोह से पहले आयु, प्री गैंग एज। प्री गैंग एज है वो बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये तो गैंग एज होती है, स्फूर्ति की अवस्था भी होती है, और प्रारंभिक विद्यालय में बच्चा जाना है वो भी बाल्यकाल में ही सीखता है, क्योंकि बाल्यकाल है वो लगभग 4 या 5 वर्ष से शुरू हो जाता है और तभी विद्यालय में बालक है वो जाना शुरू करता है। तो ये गिरोह से पहले आयु है, ये नाम इसका बाल्यकाल का नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? जीन प्याजे ने, लिव वाइगोत्स्की ने, जे.एस. ब्रूनर ने और कोहलबर्ग ने। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जब हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर को सोल्व कर रहे थे कि जहाँ पे समाज सांस्कृतिक नाम आ जाए, समाज का नाम आ जाए, वहीं पर आपको सबसे पहले लिव वाइगोत्स्की नाम देखना है। अगर वो ऑप्शन में है तो सबसे ज़्यादा राइट है, वो वही माना जाएगा। आप संज्ञानात्मक विकास का नाम देखकर इस बच्चे ने जीन प्याजे कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। समाज सांस्कृतिक सिद्धांत का पूछ रहा है इसमें, तो समाज सांस्कृतिक सिद्धांत है वो लिव वाइगोत्स्की ने दिया था। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसमें राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। थ्रस्टन द्वारा बुद्धि के किस शब्द का प्रयोग किया गया था? प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, सार्वभौमिक मानसिक क्षमताएं, तटस्थ मानसिक क्षमताएं और उच्च मानसिक क्षमताएं। तो दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है कि थर्स्टन द्वारा जो बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था वो आप सबको पता होगा कि प्राथमिक मानसिक क्षमताएं या कह दो या फिर योग्यताएं कह दो। पीएमए थ्योरी है वो थर्स्टन की दी हुई थी और पीएमए किताब भी इसके द्वारा ही लिखी गई थी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तादाद में, क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन और साहचर्य। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि रक्षात्मक युक्ति नहीं है। आप सबको पता होगा कि रक्षात्मक युक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति तो 4 हैं, जिसमें आती हैं
मतलब लक्ष्य प्रतिस्थापन हो गई, बाधाओं का निवारण हो गई, निर्णय हो गया, ये सब आती हैं प्रत्यक्ष में। और अप्रत्यक्ष में हैं 14 या 15 प्रकार हैं, उसमें मतलब कौन सी नहीं है ये बात इसमें पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा साहचर्य। साहचर्य वो रक्षात्मक युक्ति नहीं है, तादाद में तो होती है, तादाद में, या जिसको हम क्षतिपूर्ति भी होती है, जिसको हम कॉम्प्रहेंशन कहते हैं, और उचित स्थापन को रेशनलाइजेशन कहते हैं, और तादात्म्य को आप इंग्लिश में देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, रक्षात्मक युक्ति नहीं है, साहचर्य। अब बात नहीं है, संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, ये बात इसमें पूछ रहा है। उद्यमी सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरणा, प्रानुभूति और संबंधों को संचालित करना। तो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है दोस्तों, इसमें हो जाएगा उद्यमी सामर्थ्यता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट है, उद्यमी सामर्थ्यता ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। सहनशीलता, आत्मविश्वास में कमी, संवेगात्मक अस्थिरता और अनियमित दिनचर्या। तो दोस्तों अच्छे संयोजन की विशेषता होती है सहनशीलता, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसमें राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गाल्टन के, केटल के द्वारा, पेस्टोलॉजी या वुंट के द्वारा? तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। विलियम वुंट ने, आप सबको पता होगा कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? आत्मसात्करण, समाविष्टीकरण, संतुलनीकरण और संगठन। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये होता है आत्मसात्करण। दोस्तों इस पर भी मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ये जीन पियाजे के जो शब्द हैं, कुछ आत्मसात्करण, समाविष्टीकरण, संतुलनीकरण, संगठन, स्कीमा, ये शब्दों में लगभग एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप सबको पता है कि रिट में भी आने वाला, डेफिनेटली हर एग्जाम में आता है जीन पियाजे से संबंधित। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सबके लिए, इन शब्दों का अर्थ जानना। ये सभी मैं इस पर जस्ट मतलब 2-4 दिन में वीडियो लेकर आने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह की भावना विकसित करे, वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए, वह अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि शिष्यों के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे, ऑप्शन 2 है वो इसमें राइट है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाल अपराध का नहीं है शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता और उचित घरेलू वातावरण। तो दोस्तों बाल अपराध का कारण है उचित घरेलू वातावरण, वो बाल अपराध का कारण नहीं है, ये बात इसमें पूछ रहा है। इसमें उचित घरेलू वातावरण बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें बिल्कुल राइट है, ऑप्शन 4। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतया नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है? शरीर गति की बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि और संगीत बुद्धि। तो दोस्तों बुद्धि का ये सिद्धांत आप सबको पता होगा कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था, जिसमें पहले 7 प्रकार की बुद्धि, उसके बाद 9 प्रकार की बुद्धि इसमें बताई गई थी। तो इसमें पूछ रहा है कि नर्तक, एथलीट और सर्जन इत्यादि में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, शरीर गति की बुद्धि, ऑप्शन नंबर 1 है वो इसमें बिल्कुल राइट है, शरीर गति की बुद्धि। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद भी मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? मतलब दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों 21 क्वेश्चनों में जीन पियाजे से संबंधित ये तीसरा या शायद चौथा क्वेश्चन आया है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको रिट में भी देखने को मिलेंगे। तो दृष्टि वस्तु स्थायित्व की बात कर रहा है दोस्तों इसमें, कि बच्चे के सामने जब तक वस्तु है तब तक उसके दिमाग के अंदर वो वस्तु है, जैसे ही आप वस्तु हटा लोगे तो उसका ध्यान भी उस वस्तु से हट जाएगा, वो भूल जाएगा। तो ये दोस्तों वस्तु स्थायित्व की अवस्था ही इसमें मानी जाती है। तो ये हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन नंबर 1 है वो इसमें बिल्कुल राइट है, संवेदी गामक अवस्था। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है? आवश्यकताएं,
रटंत स्मृति, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। दोस्तों ये पहले भी आया था, आप सबको पता है कि नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, जिसमें प्रोत्साहन बोला था मैंने आई का, इंसेंटिव इंग्लिश वाला ध्यान में नहीं आया था उस टाइम। तो ये है अभिप्रेरण का घटक नहीं है, रटंत सामग्री है वो इसका घटक नहीं है, आप सबको पता है, इजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें हो जाएगा 22 में सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड है इसमें बिल्कुल राइट है। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था और स्फूर्ति अवस्था। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि किशोरावस्था का दूसरा नाम नहीं है, तो बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल है, बिल्कुल किशोरावस्था का अन्य नाम ये होता है, संधिकाल ये होती है दोनों के बीच की। समस्यात्मक अवस्था, फिर है संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था, और लास्ट है स्फूर्ति अवस्था। तो संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था भी होती है और समस्यात्मक अवस्था भी होती है, क्योंकि बच्चे में अचानक परिवर्तन आते हैं, तीव्र शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के तीव्र परिवर्तन आते हैं, तो ये समस्यात्मक अवस्था भी होती है और संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था भी होती है। लेकिन ये स्मार्ट एज या स्फूर्ति अवस्था है, ये बिल्कुल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट है, मतलब नहीं की बात ही पूछी है, अन्य नाम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? आर्मी बीटा, आर्मी अल्फा, शिकागो और रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो दोस्तों इसमें सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बोल रहा है, सामूहिक अशाब्दिक। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि सामूहिक आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, अब इसमें होगा तो इन दोनों में से, लेकिन अब हमें मतलब याद नहीं रहता। तो पहले आता है सामूहिक शाब्दिक, तो आर्मी अल्फा पहले आता है, बीटा बाद में आता है, लास्ट में गामा आता है, क्योंकि हम सब फिजिक्स या साइंस के अंदर पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा पहले आता है, इसलिए अल्फा तो है सामूहिक शाब्दिक, और इसमें बात कर रहा है अशाब्दिक की, तो अशाब्दिक हो जाएगा बीटा, इसलिए आर्मी अल्फा परीक्षण है वो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, ये बात इसमें पूछ रहा है, इसलिए अशाब्दिक कौन सा हो गया? अल्फा। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसमें बिल्कुल राइट है। आर्मी अल्फा होता है वो सामूहिक शाब्दिक होता है और अशाब्दिक होता है बीटा। इसके अलावा शिकागो हो गया, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स होगी, ये सब सामूहिक अशाब्दिक के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कोहलब्रुक के अनुसार नैतिक विकास की ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में सामाजिक मानदंडों तथा नियमों के अनुरूप आंकता है, नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है? नैतिकता की पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिकता का परंपरागत स्तर, और नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर, और नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। तो दोस्तों इस बच्चे ने जो आंसर किया है वो तो कोहलब्रुक ने नैतिक विकास की अवस्था बताई नहीं थी, नैतिक विकास की 3 ही अवस्था बताई थी। आप इसको इंग्लिश में ध्यान रखें, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये अनकन्वेंशनल स्तर है वो नैतिकता का नहीं बताया था कोहलब्रुक ने, तो इसका तो बिल्कुल गलत हो गया, इसी गलती हमको नहीं करनी है एग्जाम में। तो इसमें बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित जो सामाजिक मानदंड या नियम है उसके अनुरूप आंकता है, तो ये कौन सी अवस्था में आता है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नैतिकता का परंपरागत स्तर। और ये चौथी अवस्था होती है, आप सबको पता होगा कि हर अवस्था के अंतर्गत 2-2 चरण है, इसलिए ये नैतिकता का परंपरागत स्तर और लगभग चौथे चरण में ये चीज़ है वो बच्चे के माइंड में आती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। 25 में है सेकंड, नैतिकता का परंपरागत स्तर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है को क्या कहते हैं? मतलब इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि अधिगम का वह कौन सा प्रकार है जिसमें विद्यार्थी है वो दी गई सामग्री की सहायता से नए विचार तथा नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है। तो रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण सीखना और अन्वेषण सीखना। तो दोस्तों आप सबको पता है कि इजी क्वेश्चन है, इसे ये हो जाएगा अन्वेषण सीखना या डिस्कवरी लर्निंग। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4 अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखना में ये बच्चा ऐसे सीखता है, किस प्रकार सीखता है ये देखिए आप एक बार फिर देख लें कि नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है। पुरानी जो बच्चे को आ रही है उस अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार व नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, वो है अन्वेषण सीखना। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको रीट के अंदर देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे हैं और
आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि अधिगम और बाल विकास यही दो टॉपिक हैं जिसमें मतलब विद्यार्थी है उसको कन्फ्यूज़न होने की सबसे ज़्यादा मतलब संभावना रहती है कि कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन भी इन्हीं दो टॉपिकों से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बुद्धि में कोई कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि उसमें जो सिद्धांत हैं या फिर वो बुद्धि परीक्षण वो सब उनके अनुसार ही क्वेश्चन आएगा, उसमें उलझाने वाली भाषा का प्रयोग हो ही नहीं सकता। इसलिए आप अधिगम और बाल विकास इन दो टॉपिकों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी सबको ही। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक रूप से सम्मत और तरीकों के व्यवहार को सीखना, सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना और सामाजिक अभिवृत्ति का विकास और आत्म केंद्रित व्यवहार। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन हो गया, अगर आप ऑप्शन को 2 बार पढ़ोगे आपको नहीं आता है फिर भी आपको आराम से आ जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, तो आत्म केंद्रित व्यवहार है, मतलब अपने आप इगोसेंट्रिज व्यवहार, ये लास्ट टाइम रिट में भी आया था, इगोसेंट्रिक व्यवहार है, आत्म केंद्रित व्यवहार है, वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। फिर आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? 20 से 25, 20 से नीचे, 25 से 36 या 36 से 51। अब दोस्तों मतलब सबने पढ़ रखा होगा कि 0 से 25, 25 से 50, 50 से 70, 70 से 80, 80 से मतलब 90, 90 से 110। तो जिस प्रकार से आपको ऑप्शन में देखने को मिले उसी प्रकार से आपको अब करना है। तो इसमें हो जाएगा मंगोलिज्म प्रकार के जो मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर है प्रसार है वो 36 से 51 माना गया है। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें बिल्कुल राइट है। ऑप्शन 4 36 से 51। विषय ये रक्षा युक्तियों वाला तब हमने बात की थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों की। तो प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि सप्लाइमेशन या शोधन, प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन या प्रतिगमन या रिग्रेशन, और लास्ट है बाधा निराकरण। तो दोस्तों बाधा निराकरण है वो प्रत्यक्ष विधि होती है और शोधन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति ये सब आती हैं अप्रत्यक्ष विधियों में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट है, बाधा निराकरण। फिर आता है दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम हिंदी और इंग्लिश की बात करेंगे। तो इसमें हो जाएगा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर का सिद्धांत का चौथा स्तर है भावबोधक सृजनात्मक, उत्पादक सृजनात्मक और अभिनव सृजनात्मक और आविष्कारी सृजनात्मक। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अभिनव सृजनात्मक, इनोवेटिव क्रिएटिविटी। ऑप्शन 3 इसमें बिल्कुल राइट है, अभिनव सृजनात्मक। यह है टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर होता है अभिनव सृजनात्मक। अब बात करते हैं दोस्तों हम हिंदी की। ये देखिए भाग सेकंड हिंदी और इंग्लिश आते हैं जिसमें 30 क्वेश्चन है, इसमें 15 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 15 क्वेश्चन ही इंग्लिश के हैं। इसलिए आप सब अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि ये भी बेनिफिट ही होगा देखने से, आप सबको पता चल जाएगा कि आपको संधि या फिर अच्छे क्वेश्चन है, ये भी कारक से संबंधित सब रेट वाले टॉपिक ही इसमें है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तिरोदान, शिरोधार्य, दीपोत्सव और रजोभाव। तो दोस्तों आप सबको पता है कि विसर्ग संधि में तिरोदान का होता है तिरह प्लस धान, शिरोधार्य में होता है शिरह प्लस धार्य और रजोभाव में होता है रजह प्लस भव। लेकिन दीपोत्सव है इसमें गुण संधि है, सवर संधि हो जाएगी, दीप प्लस उत्सव, ए या आ के बाद ऊ आता है, ऊ तो ए और ऊ को मिलकर ओ हो जाते हैं, ये दीपोत्सव हो जाएगा, दीप प्लस उत्सव, और ये सवर संधि का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3। साथ साथ में दोस्तों इस तरफ वाले भी नहीं, पहले 32 का ही ले लेंगे उसके बाद देख लेंगे। ये हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। तो दोस्तों अंडरलाइन हमें देखनी है इसमें, मतलब हेमंत को खीर अच्छी लगती है तो ये संबंध कारक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोस्तों इसमें अच्छा कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक। अब हेमंत को चिन्ह देख के आपको दोस्तों कर्म कारक नहीं करता है, क्योंकि हम रखते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण। तो इस प्रकार को देखकर आपको कर्म कारक नहीं करना है, क्योंकि कर्म कारक इसमें नहीं होता है। अब दोस्तों हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 संप्रदान कारक, संप्रदान कारक होगा इसमें। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लेवल का क्वेश्चन है रिट के, संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है अगला क्वेश्चन, एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में असंगत चुनिए। डाकू का डाकुओं, वधु का वधुएं, तरबूजा का तरबूजाओं और भालू का भालुओं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसमें असंगत विकल्प चुनना है,
तो तरबूज तरबूज होता है दोस्तों, तरबूजा नहीं होता है। फिर तरबूजा का तरबूजाऊं, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें असंगत है। वधु का वधुएं होता है, भालू का भालुओं होता है और डाकू का डाकुओं होता है, लेकिन तरबूजा का तरबूजाऊं नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें राइट हो जाएगा, असंगत विकल्प है ये। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। दवाइयाँ, प्राणी विज्ञान, वर्त्यानुप्रास और मृत्युप्रांत। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 3, वर्त्यानुप्रास। वर्त्यानुप्रास है वो इसमें गलत दे रखा है, ये अशुद्ध विकल्प है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें राइट हो जाएगा, वर्त्यानुप्रास। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस वाक्य में आज्ञार्थ या विधेयर्थ वर्ती का प्रयोग हुआ है? तुम अगर कहते तो मैं ऐसा जरूर करती। सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। नेता को चाहिए कि वह समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करे। और ऑप्शन 4 है, मैं चाहता हूं कि तुम भले इंसान बनो। तो दोस्तों इसमें आज्ञार्थ वाक्य की बात कर रहा है कि आज्ञार्थ वाक्य है वो कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। ये आज्ञार्थ है वर्ती का प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। विचारण प्लस ये विचारणीय, दृश्य प्लस तव्य दृष्टव्य, वृष्णि प्लस ए वार्ष्णेय और वाल्मीकि प्लस ई वाल्मीकि। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि असंगत विकल्प बताना है हमको। तो दोस्तों विचारण प्लस ये विचारणीय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर है वो फर्स्ट है, वो इसमें बिल्कुल गलत दे रखा है, असंगत विकल्प है ऑप्शन फर्स्ट। फिर आता है अगला क्वेश्चन। किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? बक्सा बक्से, कृष्णा अर्जुन, रुद्रप्रिया और उचित अनुचित। तो दोस्तों ये तो अच्छा क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन कह सकते हैं हम, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रुद्रप्रिया। रुद्रप्रिया ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन 3। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प छांटिए। कुंजड़ा कुंजड़िन, तितर तीतरीन, दोबी दोबिन और पापी पापिन। तो दोस्तों इसमें स्त्रीलिंग और एक तरफ दे रखा है पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग इस तरफ है और पुल्लिंग इस तरफ है। इस प्रकार से अनुचित विकल्प है वो हमको बताना है। तो दोस्तों तितर तीतरीन ये इसमें अनुचित विकल्प है, तितर और तीतरीन। ऑप्शन नंबर 2 है इसमें राइट हो जाएगा, तितर तीतरीन। कुंजड़ा का कुंजड़िन होता है, दोबी का दोबिन होता है, पापी का पापिन होता है। अब तितर का तीतरीन नहीं होता है, तितर का शायद तीतरी होता है, ई प्रत्यय जोड़ने पर भी बनता है, तितर का तीतरी हो जाएगा शायद। और दोस्तों मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें, आप खुद देख लेना एक बार, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो दे रखा है राइट। फिर आता है अगला क्वेश्चन। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आत्यांतिक, आतिथ्य, आख्या आख्यायिक और आधिपत्य। तो दोस्तों इसमें आ उपसर्ग की बात कर रहा है। अब आतिथ्य इस बच्चे का किया हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अतिथि प्लस ई, इसमें ई प्रत्यय जुड़ने से ये आतिथ्य बन चुका है, प्रत्यय की वजह से ये शब्द बना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आख्यायिका, ऑप्शन नंबर 3 आख्यायिका। ऑप्शन 3 में आ उपसर्ग का उदाहरण मतलब उपयोग किया गया है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। विलोम की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। आर्य अनार्य, उर्वर अनुर्वर, ऐच्छिक अनिवार्य, खल दुर्जन। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा खल का दुर्जन, ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट हो जाएगा, खल का दुर्जन। तथा अगला क्वेश्चन। पर्यायवाची से असंगत विकल्प चुनिए। पक्षी, संकुत, द्विज, नभचर। बेल का होता है ऋषभ, वृषभ, अक्षधर। वेद का आम्नाय, आगम, आकर। और हरिण का होता है कुरंग, पलवंग और सारंग। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा असंगत विकल्प बताना है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल राइट है, वेद का आम्नाय, आगम और आकर। फिर आता है अगला क्वेश्चन। भाववाच्य वाला विकल्प चुनिए। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया और कोहली ने शतक लगाया। तो दोस्तों भाववाच्य वाला विकल्प हमको इसमें चुनना है। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, दोस्तों ये बिल्कुल राइट है, भाववाच्य वाला वाक्य है ऑप्शन नंबर 2, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, ऑप्शन 2। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस विकल्प को कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है? कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है। गर्मी में कम खाना चाहिए, आज उसने कम खाना खाया, कम ही पढ़ पाते हैं, कम बोलना ही श्रेयस्कर।
तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आज उसने कम खाना खाया। ये विशेषणीय रूप से कम का प्रयोग हुआ है उसने, कि आज उसने कम खाना खाया। ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि इसमें खाने की विशेषता बता रहा है कि आज उसने कम खाया या अधिक खाया, तो कम खाया। फिर आता है अगला वाक्य, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम दिन भर से खेल रहे हैं, कविता आज दिल्ली जा रही है, तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, मेरी भारी भूल थी जो उसके बहकावे में मैं आ गया। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ही भी ये सब आते हैं वही निपात वाक्य होता है। तो तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, क्योंकि ही पे जोर दिया जा रहा है ना, आज तुम दिन भर सोते ही रहोगे, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, वो निपात वाक्य है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ये हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है 15वां। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। और दोस्तों इसमें कि दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, अब प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद पूछ रहा है इसमें। तो क्रिया विशेषण का भेद है वो ना तो परिमाणवाचक है, ना ही यहाँ पे कालवाचक है, और स्थानवाचक भी नहीं है। दोस्तों इसमें हो जाएगा रीतिवाचक। ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल, ये मतलब परिमाण, काल और स्थान नहीं होता, वहाँ पे रीतिवाचक हो जाता है, क्योंकि 4 ही प्रकार की होती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, वो बिल्कुल राइट है, रीतिवाचक। अब बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। इंग्लिश के भी बात कर लेते हैं, किसी बच्चे की इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसको भी बेनिफिट हो जाएगा। जिसलिए मतलब जिसकी इंग्लिश है वो ज़रूर देखें, जिसकी इंग्लिश नहीं है वो यहाँ पे आके आप छोड़ सकता है, स्किप कर सकता है। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई हैड नॉट स्लेप्ट और इटन एनीथिंग प्रॉपरली 2 days सिंस, फ्रॉम, इन, फॉर। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें 2 days टाइम आ गया ना, टाइम पे सिंस या 4 आता है, लेकिन यहाँ पे सिंस नहीं आकर 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट दे रखा है, ऑप्शन 4। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। डूइंग द कुकिंग, आई लुक आफ्टर द गार्डन, बिसाइड, हाउएवर, बिसाइड्स और देयरफॉर। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा बिसाइड्स। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है, बिसाइड्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। गैलेंट, गैलेंट का पूछा है इसमें सिनोनियम। विलनेट, इम्पोलाइट, रूड और फियरफुल। तो दोस्तों इसमें गैलेंट का ऑप्शन नंबर दे रखा है 1, वायलेंट। ऑप्शन फर्स्ट है वो इसमें बिल्कुल राइट है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आवर पेरेंट्स हैव राइज्ड अस टू बी ए गुड सिटीजन। ब्रोट अप या ब्रोट आउट या ब्रोट डाउन। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रोट अप। फर्स्ट ऑप्शन इनका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ ये दोस्तों ऑथेंटिक जो आंसर की जारी की गई है उसकी इंग्लिश है वो बिल्कुल नए के बराबर रहती है। ये कह सकते हैं कि मेरे को इंग्लिश फोबिया है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मैंने इंग्लिश से एमएससी की है, मतलब इंग्लिश से एमएससी नहीं, सॉरी दोस्तों, इंग्लिश में एमएससी की है, मैथ से एमएससी हूँ मैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चूज द करेक्ट डिटरमाइनर। नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग, द लिटिल, ए लिटिल या द फ्यू। अब दोस्तों इसमें हो जाएगा ए लिटिल, क्योंकि नए के बराबर ज्ञान है वो, मतलब डेंजरियस थिंग होते हैं जिसको आधा ज्ञान हो और आधा नहीं हो। आधा ज्ञान कहावत भी है ना हिंदी में। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3। फिर आता है अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड यू नोट अबाउट द वर्ड एटलस, न्यू, नॉन, नो या नोज। तो दोस्तों ये टेंस वाला क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, तो इसमें हो जाएगा नो, KNOW। डिड यू नोट अबाउट द वर्ड एटलस। ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द सेंटेंस गिवन। वे विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। तो इसका दोस्तों बताना है पैसिव में, जू ऑफ जयपुर वेर विजिटेड बाई अस ऑन लास्ट संडे। ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वाज विजिटेड बाई अस। वी वर विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। और ऑप्शन 4 है, जू ऑफ जयपुर वाज बीइंग विजिटेड ऑन संडे लास्ट बाई अस। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ऑप्शन नंबर 2। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन, कुकिंग इज द हॉबी। द अंडरलाइंड वर्ड इज यूज्ड एज ए वर्ब, ग्रीन्यूड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल।
तो दोस्तों कुकिंग इज ए हॉबी, इसमें कुकिंग शब्द वो किस लिए आया है ये बात इसमें पूछी गई है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन सेकंड वो इसमें राइट है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज द स्पेल्ड करेक्टली। तो इसमें कौन सा शब्द की स्पेलिंग मतलब गलत है वो चीज़ पूछी है, तो इसमें दोस्तों है कमिटेड, ऑप्शन नंबर सेकंड में स्पेलिंग है वो गलत है। ऑप्शन अच्छा करेक्टली पूछी है दोस्तों, मतलब तीन विच, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आ गया हमारा, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी प्रेजेंट इन द मीटिंग, वाज बीइंग और वर बीइंग। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा वर, ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसमें राइट है, वर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस, द टीचर सेड टू हरी व्हाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क येस्टरडे। तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट में बताना है कि द टीचर आस्क्ड सेड का हो जाएगा आस्क्ड हैरी वाई हैड ही नॉट डन हिज होमवर्क बाय द प्रीवियस डे। तो दोस्तों इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, आप मतलब चारों ऑप्शन देख लें, मैं आपको आंसर, इसमें दोस्तों स्टार लगा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया है, क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया है, इसमें स्टार लगा हुआ है इसके। फिर आता है अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड गिवन बिलो, बैंक्रुप्ट। तो इसका पूछा है एंटोनियम मतलब विलोम शब्द, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सॉल्वेंट है इसका एंटोनियम, ऑप्शन 4। फिर आता है पोजीशन, आई पेड द बिल इन, एट, फॉर और विथ। तो दोस्तों इसमें आई पेड द बिल किस प्रकार के मतलब केस से किया, तो इन आएगा या एट आएगा या फोर आएगा या विथ आएगा। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा इन कैश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसमें राइट है, इन कैश। फिर आता है अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मॉडल, सम पीपल स्कीप बेटर देन अदर्स, मस्ट, कैन, कुड, शुड। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कैन, सम पीपल कैन स्कीप बेटर देन अदर्स, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें बिल्कुल राइट है। अब है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस, ए मैन हु इज वुमिनेस इन द हैबिट्स। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, ऑप्शन थर्ड। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 60 क्वेश्चन, जिसमें मैंने हिंदी, इंग्लिश और साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन सब कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब दोस्तों इसमें आगे ये सामान्य देन, मानसिक सब मतलब रीजनिंग, ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे कोई काम की नहीं है। रिट के अनुसार यही 60 क्वेश्चन थे इस पेपर में, तो मैंने आपको वो पूरे कराए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं बाकी दूसरे वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।